ग्रोथ विद प्रूडेंस। हम्म सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? कहीं ये बस एक तरीका तो नहीं है कहने का कि इस बार जेब में सीधे तौर पर कुछ नहीं आने वाला। हाँ, बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। देखिए, इस बार का बजट किसी को तुरंत खुश करने वाला बजट है ही नहीं। सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बड़ी छूट नहीं दी, कोई लोक लुभावन योजना का ऐलान नहीं किया। इसके बजाय उसने एक बहुत बड़ा और यूं कहिए कि एक साहसी दांव खेला है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर रिकॉर्ड 12.5 ट्रिलियन रुपए खर्च करने का फैसला किया है। 12.2 ट्रिलियन, ये आंकड़ा सुनने में मतलब बहुत बड़ा है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? आसान भाषा में कहें तो ये पैसा देश में एक तरह से नई संपत्ति बनाने पर खर्च होगा। ये पैसा जाएगा नई सड़कें बनाने में, नए बंदरगाह, नई रेलवे लाइनें और डिजिटल हाईवे बनाने में। सोच ये नहीं है कि लोगों के हाथ में सीधा पैसा दे दो जो वो खर्च कर दें। सोच ये है कि देश में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो। अच्छा, तो ये एक अप्रत्यक्ष तरीका हुआ। मतलब जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे तो स्टील, सीमेंट की मांग बढ़ेगी। बिल्कुल। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जेब में पैसा आएगा और फिर वो बाजार में जाकर खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। बिल्कुल, ये एक धीमी लेकिन ज्यादा टिकाऊ रणनीति है। सीधे पैसे देने से महंगाई का खतरा बढ़ता है ना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से देश की संपत्ति भी बनती है और रोजगार भी पैदा होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है। और वो अगर क्या है? वो अगर है इन योजनाओं का जमीन पर उतरना। ये 12.2 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स अगर सिर्फ फाइलों में ही अटके रह गए तो ना रोजगार पैदा होगा, ना मांग बढ़ेगी। सारा दाव इस बात पर है कि सरकार इन योजनाओं को कितनी तेजी और कुशलता से लागू कर पाती है। और इन सब भारी खर्चों के बीच रिपोर्ट में वित्तीय घाटे मतलब फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.3% पर रखने के लक्ष्य का भी जिक्र है। ये तो जादू जैसा लगता है। एक तरफ आप रिकॉर्ड तोड़ खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम उधार भी कम लेंगे। ये संतुलन कैसे साधा जा रहा है? यही इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे दिलचस्प बात है। सरकार एक तरह की रस्सी पर चल रही है। ये निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को यह संदेश देने की कोशिश है कि हम सुधारों पर खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन अपने वित्तीय अनुशासन को लेकर भी गंभीर हैं। अगर ये संतुलन बना रहता है तो भारत में विदेशी निवेश के लिए भरोसा और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 12.2 ट्रिलियन का ईंधन तो तैयार है। अब सवाल ये है कि सरकार इस ईंधन से कौन सी गाड़ियों को सबसे तेज दौड़ाना चाहती है। रिपोर्ट में जरूर कुछ खास सेक्टरों का जिक्र होगा जिन पर सरकार अपना सबसे बड़ा दांव लगा रही है। बिल्कुल, रिपोर्ट में साफ तौर पर कुछ क्षेत्रों को विजेता के तौर पर दिखाया गया है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सबसे ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ही है। सरकार का विजन बहुत बड़ा है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नए शहरी आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात है। इतना ही नहीं, केमिकल पार्क और जो दुर्लभ खनिज हैं उनके लिए विशेष कॉरिडोर की भी योजना है। ये सब भारत को चीन के विकल्प के तौर पर एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो ठीक है, लेकिन इन बड़े प्रोजेक्ट्स का फायदा तो अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों को ही मिलता है। हमारी अर्थव्यवस्था की असली जान तो एमएसएमईज में है, यानी छोटे और मध्यम उद्योगों में। वो तो 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। उनके लिए इस बजट के पिटारे में क्या था? क्योंकि अक्सर वही पीछे छूट जाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और लगता है इस बार सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एमएसएमईज के लिए 2 बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। पहली है 100 अरब का एसएमई ग्रोथ फंड। ये एक शुरुआती फंड है जिसके आधार पर आगे चलकर छोटे उद्योगों को 400 से 500 अरब तक का कर्ज मिल सकता है। मतलब अब उन्हें कर्ज मिलने में आसानी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत तो यही रहती है कि बैंक बड़े कॉर्पोरेट्स को तो रेड कार्पेट देते हैं, हाँ, पर छोटे उद्यमियों को दरवाजे से ही लौटा देते हैं। बिल्कुल। ये फंड उसी समस्या को हल करने की एक कोशिश है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से जो दूसरी घोषणा है वो शायद इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी है। सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों और विभागों के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि वे एमएसएमई से की गई खरीद का भुगतान TREDS प्लेटफॉर्म के जरिए ही करें। TREDS प्लेटफॉर्म, ये तो वाकई एक बड़ा कदम लगता है। इसका मतलब है कि छोटे सप्लायर को अब अपने पैसे के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सही बात है। पेमेंट समय पर और सीधे अकाउंट में आएगा। कैश फ्लो तो किसी भी छोटे बिजनेस के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है। आपने सही कहा। ये छोटे उद्यमियों की सबसे बड़ी पीड़ा को दूर करने की कोशिश है। देर से मिलने वाला पेमेंट उनकी कमर तोड़ देता है।
ये कदम उन्हें बहुत बड़ी राहत दे सकता है। वाह, ये डेटा सेंटर्स वाला पॉइंट तो बड़ा दिलचस्प है। रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। ये तो एक तरह से खुली दावत है कि आइए भारत में अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। इसके पीछे की सोच क्या है? ये एक बहुत दूरती सोच वाला कदम है। आज डेटा ही नया तेल है ना? सरकार चाहती है कि दुनिया का डेटा भारत में स्टोर हो, यहीं प्रोसेस हो। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जब यहाँ अपने विशाल डेटा सेंटर बनाएंगी तो सिर्फ विदेशी निवेश ही नहीं आएगा, बल्कि एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे नेटवर्क इंजीनियरिंग, क्लाउड सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में हजारों उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा होंगे। यह भारत को डिजिटल दुनिया का एक अहम खिलाड़ी बनाने की तैयारी है। ठीक है, तो सरकार एक लंबा दांव खेल रही है, भविष्य के भारत की नींव रख रही है। लेकिन हर बड़े दांव में रिस्क भी तो होता है। रिपोर्ट में उन लोगों के बारे में क्या कहा गया है जो इस लंबी अवधि का इंतजार नहीं कर सकते, जैसे कि मध्यम वर्ग या शेयर बाजार के ट्रेडर्स, जो हर दिन के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल, और यहीं पर रिपोर्ट सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। सबसे बड़ी चिंता शेयर बाजार से जुड़ी है। सरकार ने वायदा और विकल्प मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जो 2 गुने से भी ज्यादा है। इसे हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा आसान कर दीजिए। एक आम ट्रेडर के लिए इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग हर दिन बाजार में बड़ी संख्या में सौदे करते हैं, उनके लिए अब हर सौदे की लागत बढ़ जाएगी। जैसे आप हर बार टिकट खरीदने पर एक छोटा सा सर्विस चार्ज देते हैं, अब वो चार्ज काफ़ी बढ़ गया है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा यानी वॉल्यूम कम हो जाए। कुछ बड़े ट्रेडर्स और संस्थाएं शायद कम सौदे करें या फिर सिंगापुर और दुबई जैसे बाजारों की तरफ देखें जहां ये लागत कम है। ये सीधे तौर पर बाजार के भागीदारों की जेब पर असर डालेगा। और मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोग जो हर साल बजट से इनकम टैक्स स्लैब में कुछ राहत की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, उनके लिए इस बजट में निराशा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ सरकार का संदेश साफ है, हम आपको तत्काल राहत देने के बजाय ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे लंबी अवधि में नए और बेहतर रोजगार पैदा हों। लेकिन जाहिर है, निकट भविष्य में इससे लोगों का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होगा। तो एक तरह से मध्यम वर्ग से ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा धैर्य रखें और देश की लंबी दौड़ में भागीदार बने। समझ गया। तो ये पूरी तरह से भविष्य पर केंद्रित बजट है। वैसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के रिपोर्ट में अलग-अलग सेक्टरों को रेटिंग भी दी गई है ना? चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। कौन से सेक्टर इस बजट के टॉपर हैं और कौन सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आए हैं। हाँ, ये रिपोर्ट का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। उन्होंने सेक्टरों को पॉजिटिव प्लस, पॉजिटिव और न्यूट्रल जैसी रेटिंग दी है। पॉजिटिव प्लस कैटेगरी में वो सेक्टर हैं जिन्हें इस बजट से सीधा और बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, हॉस्पिटैलिटी और फार्मा शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो समझ में आता है, 12.2 ट्रिलियन का कैपेक्स है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी और फार्मा पॉजिटिव प्लस में कैसे आए? अच्छा सवाल है। हॉस्पिटैलिटी के लिए पर्यटन मंत्रालय के बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है और नए पर्यटन सर्किट विकसित करने पर जोर है। जब देश में सड़कें और एयरपोर्ट्स बेहतर होंगे तो पर्यटन अपने आप बढ़ेगा। और फार्मा के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, शक्ति नाम की एक नई बायोफार्मा रणनीति, जिसके लिए 100 अरब का आवंटन हुआ है। इसका लक्ष्य भारत को बायोलॉजिक्स यानी आधुनिक दवाओं का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। ये पारंपरिक दवाओं से एक बड़ा कदम आगे है। और पॉजिटिव कैटेगरी में कौन है? प्लस क्यों नहीं? लेकिन शायद पॉजिटिव प्लस जितना सीधा नहीं, जैसे सीमेंट और रियल एस्टेट। जाहिर है, जब इतनी सड़कें और बिल्डिंग बनेंगी तो सीमेंट तो लगेगा ही। लेकिन इनकी किस्मत पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि ये प्रोजेक्ट जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स में देरी हुई तो इनकी ग्रोथ भी धीमी रहेगी। इसीलिए रेटिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस नहीं। टेक्सटाइल भी इसी कैटेगरी में है। और वो सेक्टर जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा ताल्लुक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर गुड्स, कार, फ्रिज, टीवी वगैरह, उनका क्या हाल है? यहीं पर हमें बजट का दूसरा पहलू फिर से दिखता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। मतलब न कोई फायदा न कोई नुकसान, कोई सीधी छूट या प्रोत्साहन नहीं है। हाँ, लंबी अवधि में जब सड़कें बेहतर होंगी तो कमर्शियल वाहनों की मांग जरूर बढ़ सकती है, लेकिन ये तत्काल असर नहीं है। और इसका सीधा संबंध उस बात से है जो हमने पहले की थी। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली,
तो लोगों के हाथ में तुरंत खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। इसलिए कार या बाइक की बिक्री को कोई तत्काल बूस्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। यही बात कंज्यूमर गुड्स सेक्टर पर भी लागू होती है, जिसे रिपोर्ट में मामूली पॉजिटिव कहा गया है। कोई सीधा बढ़ावा नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रोजगार पैदा होंगे, तब लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और फिर इन चीजों की मांग भी सुधरेगी। लेकिन इसमें समय लगेगा। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक लाइन में कहना हो तो ये बजट एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सरकार खपत को तत्काल बढ़ावा देने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के जरिए एक मजबूत नींव बनाने पर दांव लगा रही है। ये धैर्य और विवेक का रास्ता है। एकदम सही। रणनीति कागज पर तो बहुत स्पष्ट और महत्वाकांक्षी दिखती है, लेकिन असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन की है। अगर ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तभी रोजगार, निजी निवेश और मांग के वो नतीजे दिखेंगे जिनकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर रिपोर्ट इशारा करती है और जो बड़ी बड़ी सुर्खियों में कहीं खो गया। ये सब बनाने के लिए सड़कें, बंदरगाह, डेटा सेंटर, एक चीज की जरूरत पड़ेगी, पैसा, और बहुत सारा पैसा। इस पैसे को सही जगह पहुंचाने के लिए एक मजबूत और आधुनिक वित्तीय प्रणाली चाहिए। आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या हमारे बैंक इस पैमाने पर फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं? और यहीं पर इस बजट की एक छुपी हुई घोषणा सामने आती है। सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे बैंकिंग सेक्टर की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया है। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ अर्थव्यवस्था का हार्डवेयर यानी सड़कें और पोर्ट्स बनाने के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि अब उसके सॉफ्टवेयर यानी पूरे वित्तीय सिस्टम को भी अपग्रेड करने की तैयारी में है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा विचार है। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए 21वीं सदी का भारतीय बैंकिंग सिस्टम कैसा दिखना चाहिए। शायद अगली बड़ी कहानी वहीं से निकलेगी।